हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम आज कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण देखा जाए तो वो ऐसा एक शब्द है जिसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हर जगह पर अपना महत्व रखता है। संस्कृतिकरण की अगर बात करें हम तो संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर M.N. श्रीवासन ने किया था। कहते हैं प्रोफेसर N.A. श्रीवासन काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनको संस्कृतिकरण का जनक भी कहा जाता है और इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने भारतीय संरचना एवं संतरण में होने वाले सारे परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और इनके ही प्रयत्नों के फलस्वरूप आज हम संस्कृतिकरण से अवगत हो सके। देखा जाए तो सबसे प्रथम बात तो यही आता है कि संस्कृतिकरण का अर्थ होता क्या है, संस्कृतिकरण कहते किसे हैं। तो ये साफ शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई हिंदू, कहते हैं निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य जनजाति अथवा समूह किसी उच्च और दृढ़ जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में है कि कोई निम्न जाति के हिंदू अपने आप को उच्च जाति के हिंदुओं से उनके कर्मकांडों और विचारधाराओं में बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कुछ लोग गरीब थे, पहले वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन बाद में जब उनके पास पैसा हुआ तो वो सेक्टरों में रहने लग गए और अमीर लोगों की हर एक रीति रिवाजों को, खान पान को अपना लिए, तो वो संस्कृतिकरण कहलाया। या साफ शब्दों में ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो और इंडिया का तो जनरल सी बात देखा जाए तो यहाँ पर रहन सहन थोड़ा सा लो किस्म का है। अगर आप अमेरिका चले जाते हो तो वहाँ पर आप सूट बूट ये सब पहनने लग जाती हो, तो आप छोटे से लेके बड़े में जब परिवर्तन होते हो तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी पहले आप लो कंडीशन में अपना जीवन जीते थे, लेकिन बाद में आपका हालात बदला, समय बदला और आपने उस क्षेत्र की सारी बातों को ग्रहण कर लिया, तो इसे हम संस्कृतिकरण का ही नाम देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न हिंदू जाति या निम्न जाति के लोग जब, या जनजाति के लोग जब उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि संस्कृतिकरण का जनक जो है यहाँ पर प्रोफेसर M.N. श्रीवासन को माना जाता है और इनका समय काल था 1916 से 1999 तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृतिकरण पे जो है अपना विचारधारा रखा, इसलिए इनको जनक भी कहा जाता है संस्कृतिकरण का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अब हम इनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर श्रीनिवास ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचारधारा रखे और इन्होंने हर तरह से जो है संस्कृतिकरण का परिभाषित करने की कोशिश किया। उन्होंने पहले परिभाषा में यही बात दी कि संस्कृतिकरण का अर्थ सिर्फ नवीन प्रथाओं और आदतों को ग्रहण करना ही नहीं है, वरना जो है पवित्र अथवा अलौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों एवं मूल्य को भी प्रकट करना है। उन्होंने साफ शब्दों में बात दी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है कि नवीन प्रथाओं व आदतों का ग्रहण करना ही नहीं, पवित्र और लौकिक जीवन संबंधी नए विचार एवं मूल्य को प्रकट करना ही, जिनका वितरण संस्कृति के विशाल साहित्य से वधुआ देखने को मिलता है, जिसमें कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, संसार, मोक्ष आदि संस्कृति कुछ अत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक विचार है। हम जब भी आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं तो उस समय हम इन बातों को जरूर जिक्र करते हैं। कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, संसार, मोक्ष आदि संस्कृति कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा होता है। देखा जाए तो श्री M.N. श्रीवासन ने संस्कृतिकरण के परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य जाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च जाति और प्रायद्र जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल दे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि निम्न जाति के जो लोग होते हैं उच्च जाति के जीवन शैली को अपना लेते हैं, तो इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। आगे इसी बात को अगर हम और विस्तृत करने की कोशिश करें तो संस्कृतिकरण की विस्तृत व्याख्या करते हुए जो श्रीनिवास जी कहते हैं कि संस्कृतिकरण का अर्थ केवल नए रीति रिवाज व आदतों का ग्रहण करना नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि संस्कृतिकरण का मतलब ये हमने बताए थे कि रीति रिवाजों को, आदतों को ग्रहण कर लेना, लेकिन कहते हैं कि संस्कृतिकरण सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि नए विचारों, मूल्य को भी अभिव्यक्ति करना होता है, जो धार्मिक साहित्य तथा धर्मनिरपेक्ष संस्कृति साहित्य के विशाल शरीर में बहुल्य अभिव्यक्त हुआ है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, माया, संसार एवं मोक्ष सामान्य संस्कृति धार्मिक विचारों को ग्रहण है। और ये सब उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जब कोई समाज संस्कृति बन जाता है, जब कोई समाज का संस्कृति बन जाता है तो यह शब्द उसकी बातचीत में प्राय दिखाई भी पड़ते हैं। यानी कोई संस्कृतिकरण ग्रहण कर लेता है तो उनके बातचीत में भी वो शब्द हमेशा नजर आते हैं। संस्कृति पौराणिक कथाओं और कहानियों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं। आपको पता ही होगा ऐसे बहुत से कहानी हैं, कथाएं हैं जो हम एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो हर क्षेत्र में, हर रूप में देखने को आपको मिलता है। और इसमें साफ शब्द में देख सकती हो, कहते हैं यहाँ ईश्वर के नाम भी हर क्षेत्रों में हर नाम से जाना जाता है। तो ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज में जाता है तो वहाँ की वो संस्कृति बन जाता है और वहाँ के शब्दों में ये सारे हमें दिखाई भी देने लग जाते हैं। सिर्फ संस्कृतिकरण हम ये नहीं कह सकते हैं कि रीति रिवाज और आदतों को जो है ग्रहण किया जाता है, जबकि यहाँ पर कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, माया, संसार, मोक्ष सभी बातों का जो है हम अनुसरण कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है। श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया है कि उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है और इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो ये भी बात कोई गलत नहीं है कि उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और इसी को हम संस्कृतिकरण का नाम देते हैं। अब संस्कृतिकरण के तो हम यहाँ परिभाषाओं को तो ज्ञात हो ही गया, अब इसके सिद्धांतों का जो है वास्तविकता अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं इसके सिद्धांत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और सिद्धांत में क्या बात छुपी है जो अब तक आप अनजान थे। देखा जाए जो हमारे समक्ष अब आया है संस्कृतिकरण का सिद्धांत। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रभु जाति कोई खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वास और भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। और इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न समाज संस्कृति परिवर्तन को स्पष्ट करती है। तो ये तो बहुत साफ सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है कि हम संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जितने भी होते हैं जो कि बड़े कहते हैं बड़े जो है जनजाति या बड़े ही जाति का खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वास, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अब हमारे समक्ष जो आया है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। देखिए संस्कृतिकरण की विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और ये समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संस्कृतिकरण की विशेषता अपनी आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो पहली इसकी विशेषता इसी बात के ऊपर इशारा करता है कि प्रक्रिया का होना, यानी देखा जाए तो प्रक्रिया का होना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है और इसकी धारणा गतिशील रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है। संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यही मानी गई है कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है और इसकी धारणा सदैव गतिशील रहती है, समय के साथ ये बदलती ही रहती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है।
अगर अगली विशेषता की तरफ नज़र करें तो कहते हैं उच्च जातियों का अनुकरण। तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि उच्च जातियों का अनुकरण कर लेना। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति व अन्य समूह या जनजाति उच्च जाति के प्रभाव की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधाराओं में परिवर्तन लाती हैं। तो इसके पॉइंट से ही साफ होता है कि उच्च जाति का अनुकरण कर लेना, यानी उच्च जाति की विचारधाराओं, कर्मकांड, रीति रिवाजों को अपना लेना। और कौन अपनाते हैं? निम्न जाति के लोग जो होते हैं उच्च जाति की सारे कुछ अपना के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जो है साबित करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवर्तन। कहते हैं परिवर्तन भी एक विशेषता है। संस्कृतिकरण का संबंध परिवर्तन से होता है, क्योंकि बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण नहीं हो सकता है। तो ये साफ है और सच्चाई भी है कि परिवर्तन, देखिए परिवर्तन संस्कृतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि संस्कृतिकरण का संबंध यही बताती है कि परिवर्तन संस्कृतिकरण का ही महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके पश्चात देखिए सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। सार्वभौमिक प्रक्रियाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया सभी जगह अर्थात विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। कहते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया से हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये समाज के हर क्षेत्र में, विश्व के हर एक समाज में सार्वभौमिक प्रक्रियाएं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाजी जीवन के अनुकूलन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाजी जीवन के अनुकूलन, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृतिकरण को सामाजिक जीवन के अनुकूलन करने वाली कला कहा जाता है। तो जर्नल सी बात है, क्योंकि समाज में दूसरे बातों को ग्रहण कर लेना ये भी काफ़ी महत्व रखता है। तो इसका यहाँ पर अनुकूलन करना कोई बड़ी बात नहीं है कि संस्कृतिकरण को सामाजिक जीवन के अनुकूलन करने वाली कला कहा जाता है, क्योंकि दूसरे समाज के सामाजिक जीवन को जो है ये अपने अनुकूल कर लेता है। क्योंकि संस्कृतिकरण इस प्रक्रिया से निम्न जाति अपने सामाजिक जीवन को उच्च जाति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसका ये अनुसरण करती है। यानी सामाजिक जीवन के अनुकूलन करना संस्कृतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व रहती है। और देखा जाए तो श्रीवासन ने इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि इसमें जो है उच्च जाति के अनुरूप जो है निम्न जाति के लोग ढालने की कोशिश करते हैं और उनका हर चीज़ों का जो है अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। देखा जाए अगली पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो हिंदू जाति तक जो है सीमित नहीं है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि हिंदू जाति तक ये सीमित नहीं है। हम ये कहें कि संस्कृतिकरण सिर्फ हिंदू जाति में ही है, क्योंकि श्रीवासन जी ने इसका जो है अनुसरण किया, तो ये गलत है। कहते हैं हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, हर एक जाति में इसको देखने को हमें मिला है। तो हिंदू जाति तक सीमित नहीं है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजाति और अग्र जनजाति भी गतिशील होती हैं और इसका हर जाति जो है अनुसरण करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है तत्स्थल अवधारणाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तत्स्थल अवधारणाएं संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी जाति के अनुकरण करने के यह नहीं कह सकते हैं कि वह उन्नति करने का प्रयास अच्छा है या बुरा है। अंत संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि यहाँ पर तटस्थ अवधारणाएं हैं। संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का ग्रहण नहीं करते हैं, उनके संस्कृतियों का ग्रहण करते हैं। अंततः देखा जाए तो संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणाएं हैं। उसके पश्चात देखिए हमारे समक्ष आया है पदमूलक परिवर्तन। कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण एक जाति अपने को ऊपर की ओर उठाने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करती है, क्योंकि निम्न जाति जो है उच्च जाति की अवधारणाओं को, उनके जीवन शैली को जो है अपना लेती है। इस प्रकार की गतिशीलता के कारण वह जाति या जनसमूह अपनी सामाजिक स्थितियों को ऊंचा उठा सकती है। किंतु इस प्रकार की गतिशीलता से केवल पदमूलक परिवर्तन हो सकते हैं। समाज संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संस्कृतिकरण के कारण नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पदमूलक परिवर्तन। तो ये काफ़ी महत्व रखता भी है कि गतिशीलता के कारण वह जाति व जनजाति अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च जाति
उठा सकती है, किंतु इस प्रकार की गतिशीलता से केवल पदमूलक परिवर्तन ही हो सकते हैं। समाज संरचना में किसी प्रकार कोई परिवर्तन संस्कृतिकरण के कारण नहीं हो सकता है। आगे यदि बात करें हम आदर्शों का महत्व, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। आदर्शों का महत्व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक जाति या समूह द्वारा अपने से उच्च जाति या जनजाति के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जाति समूह जो है अपने से उच्च जाति की जो है आदर्श का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप जनजाति हिंदू जाति होने का दावा कर सकती है और बाद में ये अपने आप को जो है हिंदू जाति होने का ये दावा करने लग जाती है। किंतु संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में जिन आदर्शों का अनुसरण किया जाता है उनमें ब्राह्मण वर्ग के आदर्शों का मुख्य माना गया है, क्योंकि देखा जाए तो ब्राह्मणों का वर्ग सबसे ऊंचे थी और निम्न जाति के लोग जो है अपने आप को ब्राह्मण वर्ग के आदर्शों के ऊपर चलने की कोशिश करने लग जाते हैं। किंतु डॉक्टर श्रीवासन ने यह मानने का प्रयास किया है कि संस्कृति में ब्राह्मण आदर्श के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आदर्श तथा प्रभु जातियां भी संस्कृति का आदर्श हो सकती हैं। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर श्रीवासन इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सिर्फ उच्च जाति होने से कुछ नहीं हो रहा था। कहते हैं इसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आदर्श भी हो सकते हैं। कई लोग ऐसे हुए जिनकी जाति क्षुद्र या वैश्य था, लेकिन फिर भी उनमें ऐसी परोपकारी की भावना थी, ऐसे गुण थे जिनके कारण लोगों ने जो है कहते हैं ऊंचे से ऊंचे पदवी देने से भी हिचकिचाए नहीं। तो श्रीवासन ने यहाँ पर साफ शब्दों में बात कही है कि सिर्फ ब्राह्मण के आदर्श ही नहीं अपनाते थे, लोग जो थे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आदर्शों का भी अपनाते थे। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहते नीच जात से भी थे लेकिन अपने आप को महान बनाने में अग्रसर किए और ख़ुद को महान ताकि उस कसौटी पे खड़ा किया जिसने जो है सभी लोगों को जो है उनकी लोहा मनवाने को तैयार हुए। तो यहाँ श्रीवासन इन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समक्ष टॉपिक जो आया है वो है संस्कृतिकरण के प्रकार। संस्कृतिकरण के प्रकार अपना जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, जैसे कि नीचे बताया गया है कि संस्कृतिकरण विभिन्न प्रकार के होते हैं। संस्कृतिकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थिति में हो सकते हैं, या इसे हम सचेत या अचेत इरादों का परिणाम भी कह सकते हैं। यानी देखा जाए अगर हम संस्कृतिकरण के प्रकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो संस्कृतिकरण को जो है दो भागों में विभक्त किया गया है, एक औपचारिक संस्कृतिकरण और एक अनौपचारिक। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप इसको सचेत या अचेत इरादों का परिणाम भी कह सकती हैं। संस्कृतिकरण की औपचारिकता उस सेटिंग से संबंधित है जिसमें संस्कृतिकरण होता है। संस्कृतिकरण की चेतना का संबंध संस्कृतिकरण के प्रभावित करने बाहरी ताकतों का विचार विमर्श से भी है। यानी संस्कृतिकरण का यहाँ पर देखा जाए चेतना जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखती है वो बाहरी प्रभाव और ताकतों का यहाँ विचार विमर्श होती है। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। संस्कृतिकरण के प्रकार से आप अवगत हो ही गए होंगे कि इसमें संस्कृतिकरण के औपचारिक अनौपचारिक दो स्थितियों को होता है, लेकिन इसमें सचेत अचेत का भी अपना महत्व रखता है। तो हम एक करके उदाहरण के साथ यहाँ पर वर्णन करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। चलिए देखते हैं पहला संस्कृतिकरण प्रकार क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष आ गया है, पहला है औपचारिक संस्कृतिकरण। आखिर औपचारिक संस्कृतिकरण होता क्या है? औपचारिक संस्कृतिकरण वह संस्कृतिकरण है जो विशेष रूप से प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन की गई है और सेटिंग की होती है। यानी एक तरह की प्रक्रियाएं होती है और इसी रूप में डिज़ाइन की गई सेटिंग में होती है। चर्च या स्कूल उन सेटिंग्स के उदाहरण हैं जिनमें औपचारिक संस्कृतिकरण होता है।
यानी देखा जाए तो चर्च और स्कूल में बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं उसे औपचारिक संस्कृतिकरण कहते हैं। और एक सेटिंग होती है कि बच्चों को हम किस रास्ते पे और किस राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये संस्कृतिकरण सचेत होते हैं, लेकिन अचेत संस्कृतिकरण भी हो सकती हैं। देखा जाए तो ये संस्कृतिकरण जो औपचारिक है, औपचारिक का मतलब समझ गए होंगे कि जो हम वास्तविक और प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा हो गया। और ये औपचारिक शिक्षा चर्च या स्कूल में सेटिंग की जाती है कि बच्चों को किस प्रकार से हम ले चलें। और देखा जाए शिक्षा के अंतर्गत बहुत से ऐसे जगह हैं जिसमें बच्चों को गलत शिक्षाएं दी जाती है, जिसका आप अक्सर न्यूज़ में देखती हो। तो ये सारे चीज़ें औपचारिक संस्कृतिकरण के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम औपचारिक संस्कृतिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करें तो ये साफ होता है कि जब एक शिक्षक अपनी कक्षा का नेतृत्व करते हुए द प्लेस ऑफ एग्लेंस कहलाता है या कोई देशभक्ति गीत गाता है, तो एक और उदाहरण तब हो सकता है जब शिक्षक अपने छात्रों को उस युद्ध के बारे में शिक्षित करते हैं जिनमें देश लड़ा था। और अक्सर अब चेत पूर्वग्रह उत्पन्न हो जा सकता है। जो लोगों को इस संघर्ष पर इस तरह के चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनकी संस्कृति के विरोध पक्ष की तुलना में अधिक सकारात्मक प्रकाश में चित्रित करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक शिक्षक जो अपने छात्र को ज्ञान जो अच्छाई और बुराई का देता है, वो औपचारिक संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। कि मान लीजिए हम किसी विद्यार्थी को युद्ध के बारे में बता रहे हैं, तो विद्यार्थी भी अपना ओपिनियन देगा, अपना जो है देश के लिए भक्ति भाव प्रकट करेगा और समझेगा कि इसमें लोग कितने कुर्बान हुए। तो ये एक तरह का औपचारिक संस्कृतिकरण है। और हो सकता है कि ये बच्चा आगे चल के देश की रक्षा के लिए अपने आप को जो है कुर्बान करने को भी तैयार हो जाए। तो ये औपचारिक संस्कृतिकरण के अंतर्गत देखा जा सकता है। और इसका औपचारिक संस्कृतिकरण का सबसे बड़ा दायित्व स्कूल और चर्च का होता है, जहाँ पर बच्चों के दिमाग ये सेटल करते हैं। आज देखिए बच्चों के दिमाग में इस तरह से नफरत भरे जाते हैं जो देश के लिए और विश्व के लिए भी खतरे का सबब बनता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो था हिटलर था, ठीक है, जिसने अपने देश के बच्चों में जो है जैब्स के लिए बहुत तरह की घृणा पैदा कर दिया था और बहुत तरह के जो है कुप्रथाओं का भी अनुसरण किया था। तो ये बात गलत होती है। कहते हैं जो सच्चाई है बच्चों को उसी बात को ग्रहण कराइए, गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं कराइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कच्चे मिट्टी के समान होते हैं। आपके बताए हुए एक गलत रास्ता उनके जीवन को तहस नहस कर देता है और आपको तो कुछ जाता नहीं है, जाएगा तो उस बच्चे का या उसके माता पिता को। तो कहते हैं औपचारिक संस्कृतिकरण इसी बात को दर्शाता है कि शिक्षक का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल होता है कि बच्चों को अच्छे शिक्षा का ही अनुसरण कराएं। अगला हमारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं क्या है। उसके पश्चात अनौपचारिक संस्कृतिकरण आ गया, काफ़ी महत्व रखेगा अनौपचारिक संस्कृतिकरण। आपने औपचारिक संस्कृतिकरण तो पढ़ समझ ही गए होंगे। अनौपचारिक संस्कृतिकरण क्या है? देखा जाए तो अनौपचारिक संस्कृतिकरण ऐसी सेटिंग में होता है जो जानबूझकर इसके लिए नहीं बनाई गई है। यानी अनौपचारिक का मतलब वो है कि जानबूझ के अनौपचारिक के लिए नहीं बनाई गई है। कहते हैं ये देखा जाए तो घर में, प्राकृतिक में या किसी दुकान में या कुछ लोग माता पिता द्वारा दी गई शिक्षाओं को अनौपचारिक संस्कृतिकरण के रूप में देखते हैं। और यह अनौपचारिक संस्कृतिकरण के माध्यम से कि कई बच्चे लैंगिक भूमिकाएं, सामाजिक अपेक्षाएं और जीवन के अन्य पहलू सीखते हैं जिन्हें लोग सामान्य मानते हैं। यानी देखा जाए तो देखिए औपचारिक शिक्षा जो थी स्कूल से संबंधित थी, वहीं पे अनौपचारिक शिक्षा जो है घर से संबंधित है, प्राकृतिक से संबंधित है। यानी देखा जाए तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। माता पिता जैसे आचरण करते हैं बच्चे भी उसी प्रकार के आचरण को जो है ग्रहण करते हैं। और ये जनरली देखने को मिला है, अगर माता पिता गुस्सा करते हैं तो बच्चों में भी उसी प्रकार की गुस्सा देखने को मिलता है। बच्चे माता पिता की बहुत ही बातों को जो है बहुत बखूबी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं उसी बातों का वो बहुत ही अच्छे तरह से अनुसरण कर लेते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझें तो ये और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। और औपचारिक संस्कृतिकरण का एक उदाहरण तब होता है जब कोई बच्चा टेलीविज़न देखकर या रेडियो सुनकर ध्वन्यात्मक शब्द सीखता है
या विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। एक अन्य उदाहरण तब हो सकता है जब कोई माता पिता किसी बच्चों को इस समय कृपया और धन्यवाद कहना सिखाते हैं। हम देखिए कभी बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं कि बड़े के सामने हमें नमस्कार करना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए। तो ऐसी शिक्षाएं हमारे जो हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, अनौपचारिक संस्कृतिकरण के कारण आता है कि ये अनौपचारिक संस्कृतिकरण है जिसमें बच्चों को हम जो है अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं। और ये शिष्टाचार हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और ये ज़रूरी भी होता है। इसमें आप कभी भी देखोगे किसी से कोई सामान ले गए तो माता पिता कहेंगे कि बच्चे बोलो, आप धन्यवाद उनको कहो, तो बच्चे भी थैंक्स बोलते ही वर्ड है। ठीक है, कभी कभी कोई सामान लेना हो तो कृपया मुझे सामान दीजिए। तो ऐसी छोटी मोटी बातें जो है अनौपचारिक संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है और यहाँ पर माता पिता की भूमिकाएँ महत्व रखता है। इवन आपने देखा भी होगा कि माता पिता ये भी बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, तो बच्चों में शुरुआत से ही न रोने की प्रवृत्ति आ जाती है। लड़कों में न रोने की प्रवृत्ति आ जाती है क्योंकि माता पिता इसी तरह के अनुसरण करते हैं। और देखते ही होंगे कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपको काम करना चाहिए, घर में हाथ बढ़ाना चाहिए। तो लड़की जो है बचपन से ही घर में कोई ना कोई काम करने लग जाती है और लड़कों कहते हैं कि बाहर जाना है, उनको कमाना है। तो इस तरह की विचारधारा जो है अनौपचारिक संस्कृतिकरण का कारण ही आता है कि माता पिता बच्चों को जैसे शिक्षा देंगे बच्चे वैसे ही ग्रहण करेंगे। कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की हो, कहते हैं जिसको जिस रूप में आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चे उसी प्रकार से बनते जाएंगे। अगर एक लड़की है, अगर आप लड़कों की तरह उसको व्यवहार करते हो, लड़कों की तरह आदत सिखाते हो, तो उसका शरीर बेशक ही लड़की का होगा लेकिन उसकी आदतें, रहन सहन लड़कों की तरह बन जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं औपचारिक शिक्षा जो है बच्चों का संस्कृतिकरण के अंतर्गत माता पिता ही दे सकते हैं और माता पिता ही उस बातों को अनुसरण करा सकते हैं। तो यहाँ पर औपचारिक संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे हमारे हैं सचेत अचेत। तो देखिए क्या है इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर जो है उज्ज्वल करने की कोशिश किया गया है। अब देखिए हमारे समक्ष आया है सचेत संस्कृतिकरण। देखा जाए तो ऐसा प्रकार है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। सचेतन संस्कृतिकरण तब होता है जब बाहरी प्रभाव जानबूझकर किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी सचेत संस्कृतिकरण उसे कहते हैं जो कोई बाहरी प्रभाव जानबूझकर आपकी संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर ये औपचारिक संस्कृतिकरण के सेटिंग में होता है। जब हम औपचारिक से जो संस्कृति होती है उसमें हम देने की कोशिश करते हैं। देखिए औपचारिक में आपने स्कूल के बारे में पढ़ा था। अब स्कूल में देखिए अगर नकारात्मक शब्द बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, गलत धारणाएं दी जा रही है, तो ये सचेतन संस्कृतिकरण के अंतर्गत ही होता है कि जानबूझकर आप बच्चों को जो है गलत रास्तों पर और गलत बातों का अनुसरण करवाते हो। क्योंकि है तो औपचारिक लेकिन फिर भी आप अनौपचारिक से भी गलत कार्य करवा रहे हो। हालांकि अनौपचारिक संस्कृति सचेत रूप से हो सकता है, जैसे कि रिश्तेदारी का प्रभाव जो जानबूझकर आपसे बात करते हैं या सामाजिक या धार्मिक नेता को किसी पर सामाजिक सभा में लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सचेत संस्कृतिकरण अनुष्ठानों या अन्य योजना के दौरान भी हो सकता है जो कि समुदाय के एकजुट करने या अधिक सदस्यों को शामिल करने के लिए होती हैं। देखिए सचेत संस्कृतिकरण जो होता है जानबूझकर बच्चों को जो है गलत भावनाएं दिया जाता है। कई बार आपने देखा ही होगा कि माता पिता के रिगार्डिंग जो उनके रिश्तेदार होते हैं गलत भावनाएं पैदा करने लग जाते हैं। माता पिता को गलत शब्दों से उच्चारण करने लग जाते हैं कि आपके माता पिता ऐसे हैं, आपके माता पिता ऐसे करते हैं। तो बच्चों में भी जो है इस तरह का जो है संकेत आने लग जाते हैं कि वो माता पिता से दूर होने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये जानबूझकर किया गया किसी व्यक्ति का आपके विकास को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इसी को हम सचेत संस्कृतिकरण के रूप में देख सकते हैं। अगर आप इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करोगे, उदाहरण देखोगे तो यहाँ है कि जागरूक संस्कृतिकरण का एक उदाहरण तब होता है जब एक पुलिस अधिकारी या अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति लोगों को उनके समुदाय, राज्य और राष्ट्र के कानून और अध्यादेशों के बारे में शिक्षित करते हैं। या किसी पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय, स्कूल या औपचारिक सेटिंग में हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ गलत चीज़ों को अनुसरण करवाएं या आप गलत चीज़ों का जो है अनुसरण करने लग जाती हो। तो सचेत संस्कृतिकरण यही बात बताती है कि लोगों को बाहरी प्रभाव को जानबूझकर किसी व्यक्ति की संस्कृति को प्रभावित करना जो है सचेत संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अचेत संस्कृतिकरण। देखिए, अचेत संस्कृतिकरण तब होता है जब दूसरे के कार्य या शब्द किसी व्यक्ति की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको प्रभावित कर देता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गलत व्यक्ति के पास गए हो, वो गलत शब्दों का उच्चारण करता है और वो शब्द आपको भी प्रभावित करता है, यानी आप भी वही शब्द बोलने लग जाते हो, तो इसका मतलब आप अचेत संस्कृतिकरण को अनुकरण कर रहे हो, यानी सचेत नहीं है, अचेत है, इसमें आप अचेत रूप से इसको जो है ग्रहण कर रहे हो। हालांकि वो जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, यानी मान लीजिए आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप तो चलिए कोई कारण से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, लेकिन बच्चे जो है इसको नेगेटिव लेने लग जाते हैं और वही बात का जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे रिश्तेदार और अन्य समुदाय सदस्यों को देखकर और उनके कार्य पर ध्यान देकर संस्कृति मानदंड सीखते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बच्चे रिश्तेदार और अन्य समुदाय के सदस्यों को देखकर जो है अन्य कार्य और संस्कृति मानदंड को सीख लेते हैं। हमारी संस्कृति के वे पहलू जो अचेत संस्कृतिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं, अक्सर दूसरे को देखकर सीखे गए पहलुओं के बजाय हमारी संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं। तो देखा जाए तो ऐसी संस्कृति जो होती है बच्चों में अनजाने में चला जाता है। हम नहीं चाहते कि ऐसे बातें बच्चे सीखें, लेकिन हम जब लड़ाई या कुछ भी करते हैं तो हम उस समय ये नहीं देखते कि बच्चे हैं आसपास हैं कि नहीं, और इनके कारण बच्चे भी उसी बातों का जो है अनुसरण कर लेते हैं। हमारी संस्कृति के पहलू जो अचेत संस्कृति के माध्यम से सीखे जाते हैं, अक्सर दूसरे को देखकर सीखे गए पहलू के बजाय हमारी संस्कृति का हिस्सा माने जाती हैं, यानी ये सब पहलू जो है हमारे जीवन के पहलू बन जाती हैं। अगर इसी बात को हम उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण को एनालाइज करें, तो कहते हैं अचेत संस्कृतिकरण का एक उदाहरण तब होता है जब एक बच्चा परिवार के सदस्यों के कार्य को देखकर संस्कृति मानदंडों और अपने परिवार के मूल्यों और नैतिकता को सीखता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा डॉक्टर का है तो वो अपने फादर या मदर की तरह डॉक्टर ही बनने की कोशिश करने लग जाता है और उसी तरह खेल में भी सम्मिलित अपने आप को कर लेता है। तो यह अक्सर देखा गया है कि अपने परिवार के मूल्यों और नैतिकता को सीखता है। ये सभी क्रियाएं जानबूझकर नहीं की जाती है, बल्कि अनजाने में इन व्यक्तियों के प्राकृतिक कार्य का हिस्सा होता है। बच्चे इन पर ध्यान देता है और उसका पालन करने का प्रयास भी करने लग जाता है। बहुत पहले वह सभी अनजान में इस तरह कार्य करते थे, तो इसे अचेत कहते हैं। इसमें सचेत नहीं, अचेत है कि हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी वो सीख लेते हैं और ये प्रभाव पड़ता है। और इसको हम अपने समाज में भी देख सकते हैं कि इस तरह के संस्कृतिकरण का प्रभाव बच्चों में पड़ता है कि अनजाने में ही जो है वो गलत बातों का अनुसरण करने लग जाते हैं, गलत बातों को सीख लेते हैं। इसलिए साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि माता पिता को अपने बच्चों के समक्ष कभी भी गलत शब्दों का, गलत बातों का जो उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह भी जाता है, उस समय उसको ना तो इस बातों का अनुसरण रहती है ना समझ रहती है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को हम सही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं तो इसमें सम्मिलित होना चाहिए कि बच्चों के समक्ष कुछ भी गलत चीज़ें का अनुसरण न करें, नहीं तो ये बच्चों पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा और अचेत रूप में उन बातों को वो सीख लेंगे जिन बातों को आप सिखाना नहीं चाहते हो। तो ये अचेत संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। अब हमारे समक्ष इनकी सीमाएं आएंगी, चलिए देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो अगला टॉपिक आया है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के कई सीमाएं भी हैं। देखिए, कोई चीज़ होता है तो उसकी कुछ सीमा होती है, कुछ विचारधारा की लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण की भी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। कहते हैं यह केवल सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की व्याख्या करता है और वो भी बहुत सीमित तरीके से। यानी देखा जाए तो यह सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की व्याख्या करता है लेकिन सीमित तरीके से। इसका भी सीमा लिमिट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि प्रोफेसर श्रीवास्तव इस तथ्य के बारे में स्पष्ट नहीं है कि क्या एक निचली जाति समग्र रूप से उच्च स्तर तक जाती है या केवल एक विशेष जाति को संस्कृतिनिष्ठ परिवार का एक समूह की जातियों के अन्य परिवार के पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। देखिए, श्रीवास्तव इस बात का तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है कि एक संस्कृतिनिष्ठ परिवार का एक समूह दूसरे परिवार को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति है
जो पूरी तरह से जो है संस्कृति संपन्न है, जो उच्च कोटि का है, तो क्या ये निम्न कोटि में जा सकता है? श्रीवासन ने इन बात के तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये बात सच है। ऐसा हो सकता है कि एक संस्कृति निष्ठ परिवार के व्यक्ति जो है एक निम्न जाति में जा सकता है, और हमने देखा भी है कि एक उच्च जाति के व्यक्ति जो है निम्न जाति के व्यक्ति से रिश्तेदारी करते संबंध स्थापित कर लेते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हुआ है। आपने देखा भी होगा कई तरह के विवाह होते हैं, उनमें से एक विवाह ये भी है कि उच्च जाति के जो है पुरुष निम्न जाति की औरतों से मैरिज करते हैं और नीचे जातों में मिश्रित हो जाते हैं। पहले के समाज में ऐसा था कि उच्च जाति के व्यक्ति जो है निम्न जाति से शादी करने के कारण वो अपने परिवार, अपने समाज से बहिष्कृत हो जाते थे और कहीं अलग ही अपना संसार बसाने की कोशिश करते थे, और बाद में उनको निम्न जाति के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके कारण ये निम्न जाति में कहलाने लगे। बेशक श्रीवासन ने इस बात को नहीं तथ्य को रखा, लेकिन ये देखा जा सकता है। वो इस तथ्य के बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि जब कोई जाति आगे बढ़ती है तो क्या रिक्त स्थान का क्या होता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्रीवासन ने बात जो छोड़ दी थी कि अगर कोई जाति आगे बढ़ता है लेकिन जो रिक्त स्थान उसके जगह पर छूट जाता है, क्या उसकी भरपाई हो पाती है? तो संभवतः ये हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उस जगह को छोड़ दिया, जैसे माता पिता में बड़े बेटे ने जो है माता पिता को छोड़ कर चले गए, तो उसके जगह पर हो सकता है कि उसका दूसरा बेटा ले ले, सारे परिवार को संभाल ले। तो ये बात कोई गलत नहीं रहती है। अगर एक व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति जरूर अपनाने की कोशिश करेगा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृतिकरण की अवधारणाओं की सीमाओं के अंतर्गत बात आती है। यदि अगली पॉइंट की तरफ हम देखें तो कहते हैं वो व्यवसायिक गतिशीलता और श्रम विभाजन के बारे में चुप रहे, क्योंकि संस्कृति समूह नए स्थान पर व्यवसाय अपनाता है या वही पारंपरिक व्यवसाय अपनाता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय गतिशीलता और श्रम विभाजन के बारे में वो चुप रहे। इसलिए चुप रहे कि उनका मानना था कि कहते हैं संस्कृति निष्ठ समूह नए स्थान पर व्यवसाय अपनाते हैं या वही परंपरागत व्यवसाय को ही आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीवासन जो थे व्यवसाय गतिशीलता और श्रम विभाजन के बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नीची जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के रीति रिवाज, परंपराओं और प्रथाओं का पालन करते हैं, लेकिन उच्च जाति के लोगों को ये सभी तत्व आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा आदि जैसी विभिन्न ताकतों के कारण कमजोर स्थिति में ले गया है। इसलिए इन तत्वों का अनुकरण करने में भ्रम है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज आधुनिक युग में जो है हमने आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा आदि की जैसी विभिन्न ताकतों ने उच्च जाति की स्थिति को जो है कमज़ोर कर दिया है। आज देखा जाए तो उच्च जाति के लोग जो है निम्न जातियों में कन्वर्ट हो रहे हैं और निम्न जाति के लोग जो है उच्च जाति में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण शिक्षा का जो है प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। आज वही व्यक्ति उच्च रीति रिवाज, उच्च परंपराएं, प्रथाओं का पालन कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है और आगे जो है उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो आजकल असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। यानी आज देखा जाए तो असंस्कृतिक प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक हमें हर समाज में देखने को मिलता है कि हर समाज जो है किसी भी समाज में जाने से अच्छा वो अपने ही समाज में रहना, खुश रहना जानता है। उसके पश्चात देखें तो प्रभावशाली जातियाँ निम्न जाति के समूह को अपने स्थान पर पहुँचाने की अनुमति नहीं दे सकती है। तो ये बात भी सत्य है कि उच्च जाति के लोग जो है निम्न जातियों के लोग को अपने औकात में नहीं बैठाना चाहते हैं, अपने जो है अपने रुतबा पे नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि समूह को अपने स्थान पर पहुंचाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को किसी प्रकार का मदद नहीं करते कि वो अच्छे रहन सहन में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये सब प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। ये सब सीमाएँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आगे करें तो देखा जाए तो यह एक संस्कृति परिवर्तन है जिसे समाज स्तर के जो है ऊपर उठाने की बहुत कम गुंजाइश बच जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह एक संस्कृति परिवर्तन है जिससे समाज स्तर को ऊपर उठाने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। हालांकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के जटिल
पैटर्न को समझने में बहुत सहायक है। देखा जाए तो संस्कृतिकरण जो श्रीवासन ने यहाँ पर दिया था, भारतीय संस्कृति की जटिल परिस्थिति को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर संस्कृतिकरण अपनी महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा संस्कृतिकरण की जो ये पैटर्न थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण महत्वपूर्ण है और आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। कहते हैं निम्न जाति के लोग भी उच्च जाति के रहन सहन में अपना समय बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर रहती है वो है शिक्षकों की और परिवार के माता पिताओं को कि जो बच्चों को जो है अच्छे अनुसरण कराएं, बच्चों को जो है गलतफहमी या जानबूझ के भी या अनजाने में भी बच्चों के गलत शब्दों का उच्चारण न सिखाएं, क्योंकि संस्कृतिकरण का प्रभाव अचेत सचेत भी अचेत दोनों रूप में होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक तो होता ही होता है। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा टॉपिक है विसंस्कृतिकरण। देखिए, विसंस्कृतिकरण संस्कृतिकरण के उलट है। कहते हैं संस्कृतिकरण में आपने जाना होगा कि संस्कृतिकरण में ये होता है कि हम निम्न जाति के जो व्यक्ति होते हैं उच्च जाति के रहन सहन को अपना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विसंस्कृतिकरण में उलट होता है कि यहाँ पर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विसंस्कृतिकरण ये संस्कृति से अलग हो गई। तो देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जाति समूह को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन संस्कृतिकरण में हमने देखा था कि एक निम्न जाति के लोग जो है उच्च जाति के रहन सहन, खान पान, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। लेकिन विसंस्कृतिकरण इसका उल्टा है कि यहाँ पर एक जाति से उसकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और यह प्रभुशाली समूह की संस्कृति का विनाश भी है और प्रभुशाली समूह की संस्कृति द्वारा उसका प्रतिस्थापन भी है। तो देखा जाए विसंस्कृतिकरण इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपनी संस्कृति का विनाश हो जाता है इसमें और प्रभुशाली संस्कृति की जो है प्रतिस्थापना हो जाता है। यानी एक संस्कृति का विकास होता है तो एक संस्कृति का अंत होता है। अगर मान लीजिए उच्च जाति के लोग जो है निम्न जाति को अपना लेते हैं, निम्न जाति के लोग उच्च जाति को अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संस्कृति का तो हर्ष हुआ ही हुआ, एक संस्कृति का लोस तो होना स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ पर विसंस्कृतिकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी जाति अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं जाते हो, कहीं रहने लग जाते हो, आपका संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन आप उस संस्कृति के वहाँ के लोगों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो और आप क्या करते हो कि लोग भी आपको जो है घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और आपको भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपनी रीति रिवाजों को छोड़ के जो है उनकी रीति रिवाजों को अपना लेती हो। तो देखा जाए तो अपनी रीति रिवाजों को छोड़ना ही विसंस्कृतिकरण कहलाता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से संस्कृति देखे हैं जहाँ पर लोग चाहे ऊंचे से ऊंचे समाज में चले गए हों, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए और विसंस्कृतिकरण में यही होता है कि अपनी संस्कृति को छोड़ के, विनाश करके हम दूसरे की संस्कृति की जो है प्रतिस्थापन कर लेते हैं। अधनिष्ठा जातीय समूह की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों को पूरी तरह से बदलने के व्यापक लक्षण के कारण विसंस्कृतिकरण एक धीमी प्रक्रिया है और ये देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण जो है एक धीमी प्रक्रिया है। कारण क्या है कि इसमें संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज को हम पूरी तरह से नहीं बदल सकती, ये बदलता है समय के साथ और धीरे धीरे। इसमें हम जो जल्दबाजी करें तो ऐसा संभव नहीं है कि हम कोई चीज़ को लिए अपने आप को हम बदल दिए। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो है धर्म जो है अंतरण कर लेते हैं, यानी धर्म को बदल लेते हैं। तो इसमें यही बात होता है कि वो अपनी धर्म को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती और ये इसलिए धीमी प्रक्रिया है। अगर हम किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसको दूसरे धर्म को समझने में, उसके आदतों को अपनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हम डायरेक्ट उस चीज़ को अपना नहीं सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण के जो लक्षण होते हैं वो धीमी प्रक्रिया है, इसको हम जो है एकाएक नहीं बदल सकते। इस शब्द को अक्सर आत्म
सत्करण और संस्कृतिकरण के साथ भ्रमित भी किया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विसंस्कृतिकरण को जो है आत्मसातकरण और संस्कृतिकरण के साथ काफ़ी टाइम में भ्रमित किया गया है। यहाँ पर विसंस्कृतिकरण का साफ अर्थ है कि आप अपने भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हो और ये छोड़ के दूसरे में चले जाती हो। अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरे संस्कृति में जाने की प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण कहती हैं। लेकिन अपना ही संस्कृति को लोस कर देना, हर्ष कर देना विसंस्कृतिकरण कहलाता है, क्योंकि आपने अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरी संस्कृति को अपना लिया है, क्योंकि ये आपको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उसको विसंस्कृतिकरण कहते हैं। अब चलिए इसका अवधारणाएं देखें क्या है। अब देखिए हमारे समक्ष कुछ यहाँ पर विसंस्कृतिकरण के तरीके आए हैं कि कैसे लोग जो है संस्कृतिकरण को त्याग देते हैं, मजबूर होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड तो यहाँ पर यही आता है, संपादन करना। विसंस्कृतिकरण के तरीकों में संपादन के द्वारा भी हो सकता है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण भी हो सकता है, प्रभुशाली समूह की शिक्षा देने से मना करने से भी हो सकता है। अगर प्रभुशाली समूह जो है आपको शिक्षा देने से मना करता है तो भी विसंस्कृतिकरण देखने को हमें मिल सकता है। भाषा का ज़बरदस्ती प्रतिस्थापन करना। आपने देखा होगा कि जो आपके लैंग्वेज होता है, लोग आपको उसी लैंग्वेज को तिरस्कार नज़रों से देखते हैं, तो आप भी क्या करते हो, उनके लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो। तो भाषा का ज़बरदस्ती प्रतिस्थापन करने के से भी विसंस्कृतिकरण स्थापित होती है। इवन देखा जाए तो स्कूल में श्रेष्ठ संस्कृति का पाठ्यक्रम, आपने देखा भी होगा कि हम जिस क्षेत्र में चले जाएं उस क्षेत्र में अपना एक भाषा होता है और उसको पढ़ाने का जो है लाजमी बना दी जाती है, यानी ज़रूरी बना दी जाती है। तो इससे भी होता है कि स्कूल में श्रेष्ठ संस्कृति का पाठ्यक्रम, कहते हैं संस्कृति का जो है पाठ्यक्रम करना भी विसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है कि आपको जो है ज़बरदस्ती उस चीज़ को पढ़ाया जाता है जो आप नहीं पढ़ना चाहते हो। कई जगह तो बच्चे मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो दिमाग चकरा जाता है। कहते हैं बच्चे जो हम ज्योमेट्री के सवाल करते हैं जीवन में कहाँ काम आते हैं। तो बच्चों को ये सब बातों का अवगत कराना बड़ी कठिनाई होती है। कहते हैं कि आम व्यक्तियों के लिए ज्योमेट्री के जैसे जो होते हैं उनको तो कहीं उनको आता ही नहीं है, फिर भी उनके सिलेबस में होता है। लेकिन देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं प्राथमिक शिक्षा हर बच्चों को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो कि आपके मन में भी उठते रहते हैं, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। विसंस्कृतिकरण जो है स्कूलों में श्रेष्ठ संस्कृति पाठ्यक्रम को अंतर्गत भी रहती है। इवन देखा जाए तो प्रशिक्षित प्रभुशाली समूह से भी होता है कि मान लीजिए कोई काफ़ी शिक्षित है और प्रभावशाली है, तो वो जो है अपनी संस्कृति दूसरे बच्चों को ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये शिक्षा के स्तर पे भी देखने को मिला है। अगर आप देखिए जैसे जैसे आप स्कूल में जाइएगा, चाहे वो हिंदू का स्कूल हो, चाहे मुस्लिम को चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का, चाहे जैन का हो, पहले वो अपने धर्म के बारे में ही आपको अनुसरण करवाएंगे। और ये ऐसे स्कूल में भी होता है। स्कूल जिस धर्म से रिलेटेड होती है उसी प्रकार के प्रावधान भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर विसंस्कृतिकरण का साफ आप उदाहरण देख सकते हो और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जैसे जिस स्कूल में हम जाते हैं उसी प्रकार की हमें जो है शिक्षा दी जाती है, उसी तरह के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो पाठ्यक्रम में प्रभुशाली समूह की संस्कृति से बचाना होता है कि आपको अपनी संस्कृति को बचाना है और इसमें आपको बहुत समय लग जाती है या आप अपनी संस्कृति बचा भी नहीं पाते हो। तो यहाँ पर विसंस्कृति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मजबूरन आपको दूसरी संस्कृति में जाना पड़ता है, तो ये विसंस्कृति के अंतर्गत आता है। आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, परसंस्कृतिकरण। परसंस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है सभी एग्जामों के लिए और इसको समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। कहते हैं परसंस्कृतिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परसंस्कृतिकरण साफ शब्दों में देखा जाए तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संस्कृति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परसंस्कृतिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संस्कृतिकरण की परिवर्तन की प्रक्रिया है जो समाज को प्रचलित संस्कृति के अनुरूप ढालते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि परसंस्कृतिकरण जो होता है, दो संस्कृति जब आपस में मिलती है
देखिए, संस्कृतिकरण का मतलब समझे थे कि एक संस्कृति जो होती है, नीच जात के लोग जो होते हैं उच्च जात की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करती हैं, और हमने भी संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि मजबूरन हमें दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि हम उस संस्कृति में अपने आप को नहीं रह सकती। लेकिन पर्ण संस्कृतिकरण जो होता है, आपकी संस्कृति और जो दूसरे का संस्कृति है, दोनों में संतुलन स्थापित करना, यानी आप अपने संस्कृति से भी संतुष्ट हो और आगे चल के दूसरे की संस्कृति को भी ग्रहण करो। तो पर संस्कृतिकरण इस बात की तरफ इशारा करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है दूसरे संस्कृति के अनुरूप ढालते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब दो संस्कृति आपस में संतुलित होगी तो उससे जो नई संस्कृति बनेगी वो होगी पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक नई संस्कृति में रखे जाने के परिणाम स्वरूप या जब किसी अन्य संस्कृति के किसी के पास लाया जाता है तो एक नए संस्कृति वातावरण को अपनाता है, यानी वो दूसरे संस्कृतिकरण को अपनाता है और अपने संस्कृति में भी वो निहित रहता है और अपने समायोजित भी करने की कोशिश करता है, इसे प्राप्त भी करता है और समायोजित भी करता है। एक विभिन्न संस्कृति के व्यक्ति अपनी परंपराओं जैसे अधिक प्रचलित संस्कृति के पहलुओं में भाग लेकर खुद को नई जो अधिक प्रचलित संस्कृति में शामिल करने का प्रयास भी करता है। यानी देखा जाए तो नई अधिक प्रचलित संस्कृति में अपने आप को जो है शामिल करने का यत्न करता है, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कृति मूल्य और परंपराओं पर कायम रहती हैं। यानी आप दूसरे की संस्कृति तो अपना लोगे लेकिन अपनी संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाओगे। और इन दोनों के जो संस्कृति अपनाए हुए व्यक्ति होते हैं वो पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत आते हैं। प्रचलित संस्कृति के भक्तों और संस्कृतियों को आत्मसात करने वाले दोनों में संस्कृति के प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समूह स्तर पर संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक प्रथाओं, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। व्यापक संस्कृति से परिचित होने वाले लोगों को भोजन, कपड़े, भाषा भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो आपका भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, कपड़े का भी और भाषा भी अपना आपका चेंज हो जाता है। लेकिन आप पूरी तरह से अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हो, पूरी तरह से अपने भोजन को नहीं छोड़ते हो, अपने कपड़े को नहीं छोड़ते हो। तो यही पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है और ये सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात रहती है। देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया को संदर्भ करती है, जिसके द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति व्यापक मेजबान संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाजों, मापदंडों और संस्कृतियों के दृष्टिकोण व्यवहार को मिश्रित करते हैं। यानी देखा जाए तो पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत जो दूसरा व्यक्ति होता है व्यापक तौर पर मेजबानी करता है संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाजों, मापदंडों और संस्कृतियों दृष्टिकोणों को व्यवहारों को मिश्रित करता है और इस प्रक्रिया को दैनिक व्यवहार में बदलाव के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण में कई बदलावों से जोड़ा गया है कि दैनिक व्यवहार में हमें बहुत चीज़ों को बदलना पड़ जाता है और ये मानसिक तौर पे होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे होता है और इवन शारीरिक कल्याण के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। क्योंकि संस्कृतिकरण का उपयोग प्रथम संस्कृति सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। संस्कृतिकरण तो जनरल सी बात है, प्रथम संस्कृति सीखने के लिए किया गया है, लेकिन संस्कृति संकरण और द्वितीय संस्कृति सीखने के रूप में माना जा सकता है। आज के समाज में आमतौर पर देखी जाने वाली सामान्य परिस्थितियों में संस्कृति संकरण की प्रक्रिया आमतौर पर कुछ पीढ़ियों के दौरान एक बड़े समय में होती है। यानी देखा जाए तो संस्कृति संकरण की प्रक्रिया जो होता है कुछ पीढ़ियों के दौरान एक बड़े समय में होता है, यानी एकाएक नहीं होता है, इसमें समय लग जाती है। संस्कृति संक्रमण के कुछ उदाहरण में शारीरिक बल देखा जा सकता है जिसके कारण यह अधिक तेज़ी से घटित हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया का मुख्य घटक नहीं है। आमतौर पर यह प्रक्रिया सामाजिक बदलाव या अधिक प्रचलित मेजबानी संस्कृति के निरंतर संपर्क के माध्यम से होता है। देखिए, पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत देखें तो कहते हैं जब तक हम दूसरे संस्कृति के निरंतर टच में नहीं जाएंगे, उनके
दबाव में नहीं जाएंगे तब तक जो है, जब तक हम संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है। विभिन्न विषयों के विद्वानों ने संस्कृतिकरण के 100 से अधिक विभिन्न सिद्धांत विकसित किए हैं। देखा जाए तो संस्कृतिकरण के 100 से अधिक सिद्धांत हैं, लेकिन संस्कृतिकरण की अवधारणा अध्ययन केवल 1980 से वैज्ञानिक रूप में किया गया है, क्योंकि इसे मनोविज्ञान, मानव विज्ञान और क्षेत्र के अलग अलग समय पर देखा गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के रूप में इसकी परिभाषाएं क्या दी गई है। समाजशास्त्र में देखें तो संस्कृति प्रक्रिया के तत्व का वर्णन करने के लिए कई सिद्धांत का विकास किया गया है और इसी कई परिभाषा सामने आई है। परिभाषाओं और सबूतों के बावजूद कि संस्कृतिकरण परिवर्तन की दो तरफ प्रक्रिया शामिल है। एक है अनुसंधान सिद्धांत ने मुख्य रूप से प्रमुख बहुमतों के साथ उनके संपर्क के जवाब में अप्रभावियों, शरणार्थियों और स्वदेशी लोगों जैसे अल्पसंख्यकों द्वारा किए गए समायोजन और अनुकूल पर ध्यान केंद्रित भी किया है। समकालीन अनुसंधान ने मुख्य रूप से संस्कृतिकरण की विभिन्न राजनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और संस्कृतिकरण में विभिन्न व्यक्तियों को कैसा प्रभावित करता है और इस प्रक्रिया को समान बनाने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है समाजशास्त्रों में कि यहाँ पर देखा जाए तो इनका अपना ही अलग महत्व है, क्योंकि कारण यही बनता है कि हम उनके संपर्क में जब जाते हैं, जो प्रवासी होते हैं, शरणार्थी होते हैं और स्वदेशी लोग होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं, तो जर्नल सी बात है हमें अनुकूल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उनके जैसे बहुत सी चीज़ें जो है हम ग्रहण कर लेती हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर हम पर संस्कृति के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो ये साफ करता है कि पश्चिमी सभ्यता का इतिहास और विशेष रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बड़े पैमानों पर संस्कृतिकरण यानी संस्कृति संकरण के पैटर्न द्वारा प्रभावित किया गया है। यानी बहुत से यूरोपियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास ने इस बात को जो है प्रभावित किया है। संस्कृतिकरण के सबसे उल्लेखनीय रूपों में एक समाजवाद है, जो प्रत्येक संस्कृति परिवर्तन का सबसे आम जनक है। हालांकि ये संस्कृति परिवर्तन सरल लग सकते हैं, संयुक्त परिणाम मजबूत और जटिल दोनों हैं, जो मूल्य संस्कृति और मेजबान संस्कृति के समूहों और व्यक्तियों दोनों को प्रभावित करते हैं। पिछली 5 शताब्दी के दौरान दुनिया भर में पश्चिम यूरोपीय लोगों के विस्तार के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञानी, इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने लगभग विशेष रूप से उपनिवेशवाद के संदर्भ में प्रभु के साथ संस्कृतिकरण का अध्ययन भी किया है। तो देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर संस्कृतिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और पर संस्कृतिकरण का मतलब ही होता है कि हम दोनों ही संस्कृतियों में अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करें, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वो उदारीकरण हो, वैश्वीकरण हो या आपके समक्ष जो है औद्योगिकरण हो, सभी रहेंगे। तो आपको इसके लिए बने रहना होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियो आपको समय रहते मिलते रहें, तो आपको मुझे भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जितना आप प्रोत्साहित कीजिएगा उतना ही आपको वीडियो यहाँ प्राप्त होता रहेगा। और प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि जितना हो सके शेयर करना है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही मकसद है कि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चों को सही ज्ञान का प्रकाश पड़े। और इसी के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमें देश को बदलना है, सच्चे बात करना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ख़त्म होता है। लेकिन अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसमें हर चीज़ जो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, जो आपके सिलेबस में होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उसको सेव कीजिए, देखिए, समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।